बाय। तो हमारा आज का लेक्चर है कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में। लेकिन हाँ, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 1746 से 48 के बीच में हमने पहला कर्नाटक युद्ध देखा था। पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रेंच शक्ति जो है ना महत्वपूर्ण हो गई थी और डुप्ले ने फ्रांसीसी महत्व जो है ना इंडिया के संदर्भ में बढ़ा दिया था और उसका कर्नाटक पे जो लड़ाई हुई थी, आई मीन्स अनवरुद्दीन से जो युद्ध हुआ था उसका, उस युद्ध ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि फ्रांस की शक्ति जो है ना यहाँ पे अंग्रेजों के कंपैरिजन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। डुप्ले की जब महत्वाकांक्षा बढ़ गई तो डुप्ले ने यानी फ्रांसीसियों ने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने की प्रयास किया और फ्रांसीसियों की जो डिप्लोमेसी थी उस डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने अनवरुद्दीन के बहनोई चंदा साहब को दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए कर्नाटक पे तैयार कर लिया। यहाँ पे दूसरी जगह जो हम देखते हैं, आसफ जाय जो है हैदराबाद का जो नवाब था उसकी मृत्यु हो गई। आसफ जाय की मृत्यु होने के बाद वहाँ पर दो दावेदार खड़े हो गए, एक मुजफ्फर जंग और एक जो है ना नासिर जंग। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग दो दावेदार जो है ना वो हैदराबाद के लिए और दो दावेदार अनवरुद्दीन और चंदा साहब जो है कर्नाटक के लिए। यहाँ पर विदेशी कंपनियों ने अपना रोल प्ले किया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने जो है ना अपना कूटनीतिक रोल जब प्ले किया तो डुप्ले ने जो है ना वो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के साथ मिलकर एक त्रिकोण तैयार किया है, यानी फ्रांसीसी, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन तीनों ने मिलकर जो है ना एक त्रिकोणीय व्यवस्था को तैयार किया जिससे कि इनकी शक्ति बढ़ जाए और कर्नाटक और हैदराबाद में फ्रांसीसी जो चहेते गवर्नर है उनको बिठाया जाए। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने जो है ना अनवरुद्दीन और नासिर जंग के साथ समझौता कर लिया। यहाँ पर इस डुप्ले वाले इस गुट ने जो है ना 1749 में बेल्लोर के निकट अंबुर की लड़ाई की और तीनों संगठित सेनाओं ने जो है ना अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन को पराजित कर जब मार डाला तो कर्नाटक की गद्दी पे चंदा साहब को नियुक्त किया गया। चंदा साहब जब कर्नाटक की गद्दी पर नियुक्त हो गए तो कर्नाटक जो है ना एक तरह से फ्रांसीसियों के प्रभाव में आ गया। लेकिन अनवरुद्दीन का बेटा जो मोहम्मद अली था, मोहम्मद अली जो है भाग गया और वो अंग्रेजों के कैंप तिरुचिरापल्ली में चला गया और अंग्रेजों के कैंप में जान बचाने के लिए रुक गया। चंदा साहब ने जो है ना खुश होकर पांडिचेरी के 80 गाँव जो है ना वो फ्रांसीसियों को दे दिए। यहाँ पर एक मामला तो कंप्लीट हो गया अंबुर की लड़ाई में कि कर्नाटक की सत्ता पे जो है ना प्रभाव फ्रांसीसियों का हो गया। अगर बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में जो है ना यहाँ पर भी जो है सेम गुट था। इस गुट ने जो है ना मुजफ्फर जंग का साथ दिया और हैदराबाद पर अटैक कर दिया और नासिर जंग जो है ना वो पराजित हुआ और मारा गया। तो मुजफ्फर जंग को जो है ना हैदराबाद का नवाब नियुक्त कर दिया गया। मुजफ्फर जंग ने 1750 के आसपास मुजफ्फर जंग ने जो है ना जब नवाब बन गया तो फ्रांसीसियों को जो है वो पांडिचेरी का क्षेत्र दे दिया और कृष्णा नदी से और कृष्णा नदी के दक्षिणी हिस्से के लिए जो मुगलों की सत्ता जहाँ पे थी वहाँ पे जो है ना डुप्ले को व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसी अवस्था में जो है ना मुजफ्फर जंग के अनुरोध पर डुप्ले ने बुस्सी को हैदराबाद दरबार में रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था और कुछ सैनिक उसके अधीन रख दिए थे। और जो वेलेजली की जो नीति थी सहायक संधि की, वो सहायक संधि का जन्मदाता जो है ना वो डुप्ले को ही कहा जाता है, क्योंकि ये बुस्सी अपने सैनिकों के साथ जो हैदराबाद दरबार में नियुक्त हुआ था तो बुस्सी हैदराबाद दरबार को इस फ्रांसीसी सेना के खर्चे उठाना पड़ते थे, इनकी वेतन देना पड़ती थी और ये जो है ना उसकी सुरक्षा के लिए ये लोग अपॉइंट रहते थे। यहीं से जो है ना ये सहायक संधि की शुरुआत मानी जाती है और हैदराबाद दरबार के साथ डुप्ले ने जो पहले की थी। यहाँ पर जो है ना थोड़े से समय के बाद मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो गई और इसके बाद उसका बेटा सलाबत जंग नवाब बना। सलाबत जंग जब नवाब बना, ये समय फ्रांसीसियों का सहयोग रहा, तो सलाबत जंग ने नवाब बनने की खुशी में जो है ना फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे दिया था। उत्तरी सरकार के क्षेत्र में मुस्तफानगर, चिरक्कल, एलोरा और राजमुंदरी ये 4 क्षेत्र शामिल थे। ब्रिटिश यहाँ पर बदले की भावना से प्रेरित थे, वो किसी भी स्थिति में जो है ना फ्रांसीसियों से बदला लेना चाहते थे। यहाँ पर जो चंदा साहब ने तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल लिया।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद अली, तिरुचिरापल्ली यानी अंग्रेजों के कैंप को चारों तरफ से चंदा साहब की सेना ने घेर लिया, क्योंकि वो मांग कर रहे थे चंदा साहब के मोहम्मद अली को वापस करो, क्योंकि जब तक मोहम्मद अली जिंदा रहता तब तक इस कर्नाटक के पद के लिए चुनौती बनी रहती। और चंदा साहब चाहते थे कि एक बार मोहम्मद अली मिल जाए, उसको मार दिया जाए, तो हमेशा के लिए कर्नाटक की जो चुनौती खत्म हो जाएगी। जब उसने तिरुचिरापल्ली का जो घेरा डाल लिया और जब अंग्रेजों को घेर लिया, तो अंग्रेजों को यहाँ पे एक समस्या खड़ी हो गई। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इनकी क्षेत्रीय लड़ाइयों में या क्षेत्रीय मैटर में, और यहाँ पे चंदा साहब को फ्रेंच सपोर्ट भी कर रहे थे, और अंग्रेज नहीं चाहते थे इनकी क्षेत्रीय लड़ाई में उनके अस्तित्व या उनका ट्रेड को जो है ना डिस्टर्बेंस हो, और या तो वो मोहम्मद अली को वापस कर दें, और अगर मोहम्मद अली को वापस नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करना पड़ेगा। अगर मोहम्मद अली को वापस कर देते तो अंग्रेजों का फिर राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाता कर्नाटक के संबंध में। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई दावेदार नहीं मिलता, और चंदा साहब कभी अंग्रेजों के साथ आते नहीं इन परिस्थितियों में। इसलिए वो जिंदा भी रखना चाहते थे कि अगर भविष्य में कभी समय बदला और पल्ला भारी हुआ तो मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया जा सकता है, और कर्नाटक पे जो है ना अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ सकता है। इसी समय जब अंग्रेज असमंजस की स्थिति में थे और चंदा साहब उनको तिरुचिरापल्ली को घेरे हुए थे, तभी एक क्लर्क था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अंग्रेज अधिकारियों को सलाह दी, और उसने कहा कि यदि हम एक एक सैनिक यहाँ से निकलें, एक सैनिक निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, एक सैनिक यहाँ से निकलें, और यहाँ से निकल के जो है ना चंदा साहब की जो राजधानी है अगर हम उस राजधानी अरकाट का घेरा डाल लें, तो चंदा साहब को ये लगेगा कि जब राजधानी ही डूब जाएगी, जब राजधानी पे ही कैप्चर हो जाएगा अंग्रेजों का, तो फिर बाकी तिरुचिरापल्ली का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो चंदा साहब मजबूर हो जाएंगे तिरुचिरापल्ली से अपना घेरा उठाने के लिए। ये बात बिल्कुल सही थी। अंग्रेज अधिकारियों को ये बात पसंद आई, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्होंने जो है ना धीरे धीरे कुछ सेना निकाल के और अरकाट का घेरा डाल लिया 1751 के आसपास। जब अरकाट का घेरा डल गया अंग्रेजों के द्वारा, तो चंदा साहब घबरा गए, क्योंकि उनकी राजधानी जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में जो है ना चंदा साहब ने तिरुचिरापल्ली से घेरा उठा लिया। जैसे ही तिरुचिरापल्ली से घेरा उठाया और अंग्रेज फ्री हो गए, अंग्रेजों ने जो है ना अरकाट पे हमला कर दिया, और इस अरकाट पे हमला होने के साथ ही चंदा साहब पराजित हुए, और कर्नाटक पे जो है ना वो अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया, और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। डुप्ले का जो महत्वाकांक्षा थी, डुप्ले की जो विस्तार की भावना थी, डुप्ले की अपनी जो असफलताएं थीं, इससे जो है ना फ्रांस सरकार, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस गवर्नमेंट थी, वो उसकी बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से जो है ना वो त्रस्त हो गई थी। इसलिए वो डुप्ले को वापस बुलाना चाहती थी। मतलब फ्रांस सरकार ये नहीं चाहती थी कि भारत के संदर्भ में एक और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हो जाए जो पूरे यूरोप को और पूरे क्षेत्रों को प्रभावित कर दे। इसलिए उसकी विस्तारवादी नीतियों को, डुप्ले की विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए फ्रांस सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, और 1754 में जो है ना गॉडेहू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा इंडिया। और इसके बाद जो है ना 1755 में इन लोगों की पांडिचेरी की संधि हुई, और पांडिचेरी की संधि के तहत फ्रेंच और इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई, और यहाँ पे युद्ध विराम हो गया। और एक तरह से कर्नाटक पे अंग्रेजों का वर्चस्व रहा, और हैदराबाद पर अभी इन परिस्थितियों में फ्रांसीसियों का वर्चस्व है। इसके बाद आगे आने वाले समय में जो है ना काउंट डी लाली को जो है ना वो सहायता के लिए, गॉडेहू की सहायता के लिए भेजा जाएगा। तब फिर एक बार फिर से परिस्थितियां बदलेंगी, और संभवतः जो है ना एक बार फिर से हैदराबाद फ्रांसीसियों के हाथों से निकल जाएगा, जब बुस्सी को उनके हैदराबाद दरबार से वापस लाली बुला लेगा। अगला हम देखेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।